नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी भी पार्टी और नेता का राजनीतिक भविष्य बहुत कुछ जुड़ा होता है उस राज्य में, या राष्ट्रीय पार्टी है तो देश में जो चुनाव हो रहा है और चुनाव के नतीजों से। तो इस समय दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है और अरविंद केजरीवाल जो कुछ समय पहले तक मुख्यमंत्री थे और दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका राजनीतिक भविष्य निर्भर है दिल्ली के चुनाव नतीजे पर। ये बड़ी स्वाभाविक बात है, सामान्य बात है, हर राज्य में होता है, हर पार्टी के साथ होता है, हर नेता के साथ होता है। लेकिन दिल्ली के मामले में स्थिति कुछ अलग है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव का नतीजा कुछ भी आए, उससे अरविंद केजरीवाल का भविष्य नहीं तय होने वाला है। जब मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य नहीं तय होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और मुझे लगता नहीं, अब जिस तरह से चुनाव जितना आगे बढ़ गया है उसमें ऐसा लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की वापसी होने जा रही है। लेकिन मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बन जाती है। 2015, हालांकि 2013 में भी सरकार बनी थी 4 महीने के लिए कांग्रेस के समर्थन से, लेकिन वो चुनाव जीते, स्पष्ट बहुमत लेकर आए 2015 में, 2020 में फिर, और उसके बाद अब चुनाव हो रहा है 2025 में। तो तीसरी बार सत्ता में अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है, अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि ये टेम्परेरी हैं। अब ये बात तो इससे पहले राजनीति में कभी सुनी नहीं गई। चाहे कार्यवाहक मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसको टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहना कि चुनाव के बाद इनको हटा दिया जाएगा, ये आज तक पहले सुना नहीं गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उनके अंदर बेचैनी है कि आतिशी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, और उनके खिलाफ इस तरह का कोई माहौल नहीं है, आरोप नहीं है। तो ऐसे में वो प्रबल दावेदार बन सकती हैं। लेकिन दावेदारी किससे, मतलब प्रतिद्वंदिता किससे? अरविंद केजरीवाल से तो नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और सबसे बड़े वोट कैचर हैं, जो चुनावी राजनीति में सबसे बड़ी योग्यता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केवल इसी से चुनाव जीता जाता हो, ऐसा होता नहीं है। होता भी है कई बार, लेकिन जब जनता खिलाफ हो जाती है, मतदाता मन बना लेता है सत्ता में बैठे हुए नेता और पार्टी को हटाने का, फिर ऐसा नहीं होता। और फिर आपको उदाहरण दे रहा हूं, सबसे ताज़ा उदाहरण 2024 का, भी 6-7 महीने पुराना उदाहरण उड़ीसा का। उड़ीसा में हारने के बावजूद बीजेडी हार गई, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री पद से हट गए, 24 साल मुख्यमंत्री रहे। आज भी उड़ीसा के लोग नवीन पटनायक को भगवान की तरह मानते हैं। नवीन पटनायक की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, लेकिन लोगों ने मन बना लिया था कि अब इस सरकार को हटाना है। और जब लोग मन बनाते हैं इस सरकार को हटाना है, तो उसमें केवल एक फैक्टर नहीं होता कि नेता बहुत लोकप्रिय है, हम उसको चाहते हैं। पार्टी कैसे काम कर रही है, सरकार कैसे काम कर रही है, ज़मीन पर उसका कार्यकर्ता कैसे काम कर रहा है। याद कीजिए, 34 साल बाद पश्चिम बंगाल में सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार थी वो सत्ता से बाहर चली गई, और ममता बनर्जी अकेले लड़कर, कांग्रेस पार्टी से निकलकर पार्टी बनाई, उन्होंने पार्टी खड़ी की, अकेले लड़ी, जान पर खेल कर लड़ी और सत्ता में आ गई। तो जब मतदाता तय कर लेता है कि इस पार्टी को या इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, कुछ भी हो जाए, हम किसी को भी सत्ता सौंप देंगे, इनको नहीं आने देंगे, तब ये सब बातें नहीं चलती कि कौन कितना लोकप्रिय है, कितने समय से है, किन परिस्थितियों में राजनीति में आया, किन परिस्थितियों में उसको सफलता मिली। नवीन पटनायक से बड़ा उदाहरण इस समय और कौन हो सकता है? तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की तो वो भी स्थिति नहीं है। दिल्ली के लोग उनको भगवान नहीं मानते। अरविंद केजरीवाल जितने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, नवीन पटनायक पर उस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, उनकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब 21 मार्च 2024 को पहली बार गिरफ्तार किया था ईडी ने उनको, उसके बाद जून में सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, तब से उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले का आरोप है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको सितंबर में जमानत दे दी है, तो अभी जमानत पर रिहा है। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये टिप्पणी की थी कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन नहीं लिया गया है तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे कि हमारे खिलाफ और हमारे साथियों के खिलाफ शराब घोटाले में और दूसरे करप्शन के मामलों में जो चार्जशीट फाइल हुई है उसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है, क्योंकि पहले से प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन नहीं ली गई। अब दिल्ली के एलजी सैंक्शन दे चुके हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सैंक्शन दे दिया है। तो जो कानूनी या तकनीकी कहें खामी थी वो भी दूर हो चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैंने शुरू में बात की, जिस बात से शुरुआत की कि पार्टी का कुछ भी हो, चुनाव का नतीजा कुछ भी आए, अरविंद केजरीवाल का भाग्य तय है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, क्योंकि वो बन नहीं सकते। ऐसा नहीं कि उनकी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो बने या वो खुद नहीं चाहेंगे, वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं, आतुर हैं। आज बस चले तो आज शपथ ले लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब वो गिरफ्तार हुए थे तब एक मुद्दा उठा था कि क्या गिरफ्तार होकर जेल जाने वाला मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ये बात कही थी कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि अगर मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा या पद से हटना पड़ेगा। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल की कंडीशंस लगाई, कहा बेल हम आपको दे रहे हैं, जमानत दे रहे हैं, लेकिन आप कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकते, आप किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, आप अपने मंत्रालय नहीं जा सकते, यानी आप सचिवालय जहां मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है वहां नहीं जा सकते, आप अपने घर पर सरकारी फाइलें नहीं मंगा सकते। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में काम कैसे करेंगे। तो बिना कहे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जब तक ये जमानत की शर्तें खत्म नहीं होती तब तक मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते। तो आज की जो स्थिति है उसमें अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत भी जाए तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए अरविंद केजरीवाल की बेचैनी और बढ़ रही है। दूसरा, ये जो प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन मिल गया है गृह मंत्रालय से, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। ईडी ने उनको इस शराब घोटाले का किंग पिन और की कॉन्स्पिरेटर कहा है। तो इससे आप समझ लीजिए कि इस मुकदमे में उनकी क्या स्थिति है। तो इस मुकदमे का फैसला जो भी हो उसमें बड़ा लंबा समय लगने वाला है कि अरविंद केजरीवाल को दोषी जांच एजेंसियां ठहरा पाने में सफल होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो बाद का मामला है, अदालत तय करेगी। लेकिन आरोप उन पर लग चुका है, चार्जशीट उनके खिलाफ फाइल हो चुकी है। अब जो है चार्जशीट का संज्ञान लेना है कोर्ट को, उसके बाद मुकदमा चलना है, फिर फैसला आएगा। तो तब तक जब तक फैसला नहीं आता, जब तक अरविंद केजरीवाल बरी नहीं हो जाते, तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। दूसरी समस्या उनके लिए ये हो गई है कि कांग्रेस पार्टी जो इंडी ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी है और गठबंधन की साथी है, अरविंद केजरीवाल और की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लोकसभा का दिल्ली में चुनाव लड़े, हालांकि पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ। वो कांग्रेस पार्टी खुलकर और राहुल गांधी खास तौर से खुलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आ गए। मजबूरी में अरविंद केजरीवाल को बोलना पड़ रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी इतना खुलकर अरविंद केजरीवाल पर हमला क्यों कर रहे हैं। उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है और सत्ता प्रबल दावेदार अगर दिल्ली में कोई है तो आम आदमी पार्टी है। बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है पिछले 26 साल से। इस बार आ पाएगी नहीं आ पाएगी ये तो बाद की बात है, लेकिन सवाल राहुल गांधी का है और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के संबंधों का है। तो राहुल गांधी की इस नीति, जिस तरह से वो आक्रमण कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार पर भी और व्यक्तिगत रूप से उनकी राजनीति को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर, तो उससे लगता है कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि वो क्षेत्रीय दलों को से अपना मुस्लिम वोट जो है वो उसका बंटवारा नहीं करेगी। तो दिल्ली में
कांग्रेस की कोशिश है कि मुस्लिम वोट वो चाहे हारे या जीते, मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ रहे। ये अगर दिल्ली में होता है, मैं पहले भी एक वीडियो में इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं कि ऐसा होता है तो ये एक नया ट्रेंड शुरू होगा। अभी तक भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं 1952 से लेकर जनसंघ के समय से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, मुस्लिम मतदाता का एक ही रुख होता है। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना कुछ किया है मुस्लिम समाज के लिए जितना इससे पहले की किसी सरकार ने नहीं किया, और इसको वो लोग मानते भी हैं, फिर भी कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उनके वोट देने का एक ही आधार होता है कि जो बीजेपी को हरा सके। क्या ये ट्रेंड बदलने वाला है? दिल्ली का चुनाव का नतीजा ये तय करेगा, और कांग्रेस को लग रहा है कि वो ये ट्रेंड बदल सकती है कि जहां वो जीतने की स्थिति में नहीं है वहां भी मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। अगर भविष्य की राजनीति देखना है कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम समाज को, तो पहले कांग्रेस पार्टी को अपने मुस्लिम वोट बैंक को क्षेत्रीय दलों से बचाना है। तो क्षेत्रीय दलों से अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, उनके दबाव में आएगी। इसलिए आप देखिए इंडी ब्लॉक के तमाम पार्टियों, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और उसके अलावा जो है आरजेडी, इन सभी दलों ने एक एक करके बयान दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो कांग्रेस ने एक तरह से घोषणा कर दी है कि वो दबाव में आकर अपना वोट बैंक, उसके पास मतलब बचा खुचा जो वोट बैंक है, एक ही वोट बैंक है जिसके सहारे है वो। आज जिन 3 राज्यों में उसकी सरकार है, उनमें से 2 में, तेलंगाना और कर्नाटक में, उसकी सरकार बनी है सिर्फ मुस्लिम वोटों के भरोसे। तो उस मुस्लिम वोट को वो गंवाना नहीं चाहती। उसको लग रहा है कि अगर दिल्ली में पार्टी का रिवाइवल होना है तो इसी से शुरू होगा, और दिल्ली में पार्टी का रिवाइवल अगर होना है कांग्रेस पार्टी का, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नीचे जाना पड़ेगा। जब बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होगी तो मुस्लिम मतदाता के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल के साथ जाएं कि कांग्रेस के साथ जाएं, ये हराएंगे कि वो हराएंगे। तो कांग्रेस दिल्ली में वो स्थिति लाना चाहती है जब सीधी भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई हो जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के कंसिडरेशन में इस समय ये बात नहीं है कि उनके इस कदम से बीजेपी को फायदा हो जाएगा या नहीं होगा। निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बीजेपी को तो मिलता नहीं। कांग्रेस पार्टी की तरफ जितना भी मुस्लिम वोट जाएगा वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से कटकर ही जाएगा। तो नुकसान आम आदमी पार्टी का होना तय है और फायदा बीजेपी का होना तय है। कांग्रेस इसमें अपनी तत्कालीन राजनीति नहीं देख रही है, वो भविष्य की तैयारी कर रही है। उसने मान लिया है कि अगर हमको पॉलिटिकली सरवाइव करना है, कांग्रेस के सर्वाइवल का सवाल है, ये दिल्ली का सवाल नहीं है। दिल्ली की एक विधानसभा का या दिल्ली में सरकार बनाने का, सत्ता में आने का उसका सवाल नहीं है। उसका सवाल होता तो कांग्रेस पार्टी अलायंस कर लेती आम आदमी पार्टी से, और हो सकता है दोनों की गठबंधन की सरकार बन भी जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि फिर हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। जैसे जैसे ग्राउंड कंसीड करते जाएंगे वैसे वैसे क्षेत्रीय दल हमको और दबाते जाएंगे। और आज ये स्थिति आ गई है कि हरियाणा में कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी को सीट दे दीजिए, मध्य प्रदेश में कहा जाता है समाजवादी पार्टी को सीट दे दीजिए। अलग अलग राज्यों में इस तरह से क्षेत्रीय दल जो है कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप त्याग करते रहिए। तो कांग्रेस त्याग करती रहे तो वो और सिकुड़ती जाएगी, और अभी उसके सर्वाइवल का सवाल आ गया है, उस समय तो और ज़्यादा आ जाएगा। तो क्षेत्रीय दल जो मजबूत हुए हैं वो कांग्रेस का वोट लेकर हुए हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी वोट वापस लेने की शुरुआत मुस्लिम वोटों के साथ हो सकती है। इसलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हालत बहुत ख़राब है। जितनी दिखाई दे रही है उससे ज़्यादा ख़राब है। अगर आप अभी 7 महीने पहले का उड़ीसा का विधानसभा चुनाव देखते, किसी के लिए बताना मुश्किल था कि नवीन पटनायक चुनाव हार जाएंगे, बीजेडी चुनाव हार जाएगी और बीजेपी की वहाँ पहली बार अकेले सरकार बन जाएगी, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री उड़ीसा में बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो गया। दिल्ली में तो उससे स्थिति कम से कम बीजेपी की बेहतर ही है जैसी उड़ीसा में थी।
या कहें कि दिखाई देती थी। और अरविंद केजरीवाल की स्थिति जो 2015-2020 में थी उससे बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और पहले वीडियो में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं हुई है जेल से निकलने के बाद, जमानत मिलने के बाद, एक भी सभा में, एक भी कार्यक्रम में, एक भी इंटरव्यू में ये कहने की मैं कट्टर ईमानदार हूँ। तो कट्टर ईमानदार होने की, कहने की भी हिम्मत अब उनकी नहीं पड़ रही है। उनको मालूम है कि इसका रिएक्शन होगा। उनको मालूम है कि अब दिल्ली की जनता उनको कट्टर ईमानदार नहीं मानती। कितने लोगों ने बेईमान मान लिया है, कितने ने नहीं माना है, ये एक अलग विषय है। लेकिन जितने लोग उनको कट्टर ईमानदार मानते थे उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है और बहुत तेजी से घटती जा रही है। अरविंद केजरीवाल के वादे पर विश्वास लोगों का खत्म होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति से दिल्ली की जनता ऊब चुकी है। और जब जनता किसी राजनीतिक दल से, किसी सरकार से ऊब जाती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि सत्ता में कौन आ रहा है, वो अच्छा है, खराब है, कैसा है, उसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वो फैसला कर लेती है कि जो भी निकटतम प्रतिद्वंदी है उसको सत्ता सौंप देंगे। 30-35 साल हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में यही खेल। सपा को हटाया तो बसपा को लाए, बसपा को हटाया सपा को लाए। इसी तरह से तमिलनाडु में देखा, द्रमुक को हटाया अन्ना द्रमुक को लाए, अन्ना द्रमुक को हटाया द्रमुक को लाए। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया राहुल गांधी पर कि वो दिल्ली के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं। देश को हम देख लेंगे। अब भाई, आप एक म्यूनिसिपैलिटी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अब तो वो भी नहीं है। अब आप एक सामान्य विधायक हैं और कह रहे हैं कि देश की चिंता हम कर लेंगे, देश को हम संभाल लेंगे। अरे देश संभालने के लिए आपको दे कौन रहा है? अभी तो सवाल यह है कि दिल्ली संभालने को मिलेगी कि नहीं। तो अरविंद केजरीवाल केवल सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सत्ता में लौटने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और 8 फरवरी को इसका फैसला हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।